ओके, तो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक में भी कहीं ना कहीं हमारे पीछे के टॉपिक का बहुत बड़ा रोल है। इस टॉपिक का नाम मैं कह सकता हूँ आइंस्टीन कोफिशिएंट्स या फिर एक्सटेंशन ऑफ द सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन विद द ईएम रेडिएशन। जो हमने पिछली क्लास में पिछला जो टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने इंटरेक्शन पढ़ा था एक ईएम वेव का एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो उसी थ्योरी का थोड़ा एक्सटेंशन मान लीजिएगा या फिर आप ये कह दीजिएगा कि आइंस्टीन कोफिशिएंट्स को आपको निकाल कर लेकर आना है। आइंस्टीन कोफिशिएंट्स को आप जानते भी होंगे, आपने कभी लेजर में पढ़ा हो तो आइंस्टीन कोफिशिएंट्स का वहां पर जिक्र आता था। आज हम उस चीज को ड्राइव करके लेकर आएंगे और उसको चीज को समझेंगे कि एक्चुअल में आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो टॉपिक 2 की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूं और टॉपिक का मेन आपका जो मुद्दा है, आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है या कहीं भी किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आइदर इस टॉपिक को हम आइंस्टीन कोफिशिएंट्स कह सकते हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट, या फिर एक्सटेंशन ऑफ सेमी क्लासिकल थ्योरी, सेमी क्लासिकल थ्योरी of interaction of single electron atom with the group of EM wave। अभी अभी आपने एक नया शब्द यहाँ पर देखा अभी अभी कि ग्रुप ऑफ ईएम रेडिएशन। एक्चुअली अब तक हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे थे उस कॉन्सेप्ट में हम ये मानते थे कि एक ईएम वेव आई, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव आई और वो स्ट्राइक की और उससे आपके फिनोमेनाज अलग अलग हुए। बट इन रियल प्रैक्टिस अगर हम देखा जाए तो एक सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं आती। एक्चुअली अब तक की हमारी जो अजम्पशन रही है वो क्या रही है कि ये आपका एक एटम था, उस एटम का न्यूक्लियस था और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन था। उस इलेक्ट्रॉन पर एक रेडिएशन आकर टकराई। अब तक का हमारा कॉन्सेप्ट ये था और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा थी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इंसिडेंट रेडिएशन। बट इन रियल प्रैक्टिस, बट इन रियल सिचुएशन आपकी जो ईएम वेव है वो कोई एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं होती, वो एक ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करती है। तो यहाँ पर नॉट ओनली द ओमेगा बट एक ग्रुप ऑफ वेव्स चलती हैं, वो आपकी इस इलेक्ट्रॉन पर टकराती हैं। तो कहीं किसी की ओमेगा 1 होगी, किसी की ओमेगा 2 होगी, किसी की ओमेगा 3 होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो इंसिडेंट करती है। अब तक हम क्या मान रहे थे कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या की, इंसिडेंट। बट इन द रियल सिचुएशन एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट नहीं करती, एक ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी की लाइट आपके इंसिडेंट करती। एक्चुअली सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट को मैं अक्सर मोनोक्रोमेटिक भी कहता हूं, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक ईएम रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है बेटा सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करना। But in real practice, the incident light is not the monochromatic, but this light is not monochromatic, not monochromatic. तो हमने अपनी पूरी थ्योरी को इस इलेक्ट्रॉन के माध्यम एक फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के साथ पढ़ा, लेकिन इन रियल प्रैक्टिस अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि हमारी एक ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करती है। तो अगर हमने अब तक जो पढ़ा है, जिसको मैं केस 1 की बात कर रहा हूं, क्या इन केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक ईएम रेडिएशन,
हमने अपना फार्मूले कुछ इस तरीके से पढ़े हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइएगा कि दिस इज अवर इनिशियल स्टेट से फर्स्ट स्टेट, दिस इज अवर सेकंड स्टेट, ये दो स्टेट है, एक का नाम 1 देता हूं, एक का नाम क्या देता हूं बेटा, मैं 2 नाम देता हूं। ये सपोज कर लो आपके पास दो स्टेट हैं, एक की एनर्जी E1 है और एक की एनर्जी बेटा E2 है। तो अगर मैं आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो आपको अच्छी तरीके से जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बेटा, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज, क्या निकल के आई थी बेटा, आपको याद होगा शायद, दिस इज CMT का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली ए नॉट स्क्वायर। हाँ जी बेटा बताओ जल्दी से बेटा, DMI का मोड का स्क्वायर 4h कट स्क्वायर साइन ओमेगा प्लस ओमेगा MI बाई 2 इंटू T नॉट अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा MI बाई 2 इंटू T नॉट। बेटा ये ओमेगा प्लस ओमेगा MI था, बताना जरा, या ओमेगा माइनस ओमेगा आई था, बताना बेटा। हाँ जी, ये उल्टा था शायद बेटा अंदर, टी नोट स्क्वायर भी। यस, नहीं ये तो मोड का स्क्वायर बन गया बेटा इसका, और ये T नॉट स्क्वायर बन गया, है ना। DM, हाँ हाँ, जो अंदर था इन केस ऑफ द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं तो अंदर क्या था, ओमेगा माइनस ओमेगा MI, या यही था, बताओ बेटा जल्दी से। ओमेगा MI माइनस ओमेगा से। यस, दिस इज ओमेगा MI माइनस ओमेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप, ये था। अब एक बार थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन करवाता हूँ इसमें अच्छे से। एक्चुअली ओमेगा MI है क्या, M क्या है और I क्या है। बेटा I का मतलब होता है इनिशियल स्टेट और M का मतलब फाइनल स्टेट। तो अगर मैं इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं तो बेटा इसमें इनिशियल स्टेट कौन सी होती है, बताना बेटा। हाँ जी बेटा बताना प्लीज, इनिशियल स्टेट फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट, और फाइनल स्टेट आपकी क्या है बेटा, सेकंड। मेरी बात समझ में आई बेटा ये आपको, बताओ प्लीज। हाँ जी, क्या इस चीज को समझ पा रहे हो बेटा। हाँ जी, सो अवर हाँ जी। फॉर्मूला गेट मॉडिफाइड। सो हम इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, देखो M की जगह कौन सी स्टेट है बेटा, C2 T का स्क्वायर इज इक्वल टू E नॉट स्क्वायर DMI, MI मतलब बेटा 2 1 है ना, T नॉट अपॉन 4h कट स्क्वायर साइन ओमेगा 2 1 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू T नॉट अपॉन ओमेगा 2 1 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू T नॉट का मोड का स्क्वायर। बताओ बेटा क्या आप इस फॉर्मूले से सहमत हो, मैंने जो लिखा है। मैंने कहा जो I होता है वो होता है इनिशियल स्टेट, M इज द फाइनल स्टेट। इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन आपको पता है बेटा, इनिशियल पार्टिकल यहाँ था और फिर पार्टिकल एक्साइट होकर ऊपर चला गया, तो इनिशियल स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट एंड द फाइनल स्टेट इज सेकंड स्टेट। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई आपको फॉर्मूला, बताओ बेटा। हाँ जी, ये मैं जब, हाँ ये मैं जब बात कर रहा हूँ बेटा इन केस ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, देखो ओनली ओमेगा का जिक्र हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद इस थ्योरी को मैं एक्सटेंड करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बार थोड़ी सी कन्वेंशन के साथ काम करता हूँ। बताओ बेटा यहाँ तक नोट हो गया सभी का, मैं आगे मूव करूं। ये तो हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, तो व्हाट विल बी द फार्मूला, देखो बेटा अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड
एमिशन। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करूं तो बेटा स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है बताना जल्दी से बेटा। ये मान लो फर्स्ट, नीचे वाली फर्स्ट, ऊपर वाली सेकंड। अब की बार पार्टिकल बेटा इस तरीके से आता है। एमिशन का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, डी एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यस, इन द प्रेजेंस ऑफ द रेडिएशन। ओमेगा की प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ये पीछे वाला भी बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ द ईएम रेडिएशन, किसी ओमेगा फ्रीक्वेंसी के लाइट के प्रेजेंस में ये फिनोमेना हो रहा था। तो अगर इस केस के अंदर आप फॉर्मूला लिखना चाहो स्टिमुलेटेड एमिशन का, तो बेटा मैंने शायद आपको फॉर्मूला बता दिया था, CMT का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा, बताओ जल्दी से, E0 स्क्वायर DMI का मोड का स्क्वायर T0 स्क्वायर T0 से 4H कट स्क्वायर, और बेटा मेरे ख्याल से साइन ओमेगा माइनस ओमेगा IM है ना बेटा, अपॉन 2 इंटू T0 अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा IM बाई 2 इंटू T0 का मोड का स्क्वायर। दिस इज द ब्यूटीफुल फॉर्मूला ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन। इस केस के अंदर अगर देखा जाए कि इनिशियल स्टेट क्या है, बताना बेटा मेरे बेटा, इनिशियल स्टेट आपको क्या दिख रही है? इनिशियल स्टेट 2, यस, जिसको मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट इज 2। और अगर मैं फाइनल स्टेट की बात करूं, जिसको मैं जर्नली M से डिनोट कर रहा हूं, उसको क्या कह रहे हैं बेटा बताओ जल्दी से? 1। तो अगर फॉर्मूला गेट मॉडिफाइड, क्या बढ़ जाएगा बेटा बताओ? C1t का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू E0 स्क्वायर D12 का मोड का स्क्वायर T0 स्क्वायर अपॉन 4H कट स्क्वायर, और मेरे बेटा साइन ओमेगा माइनस ओमेगा 21 T0 बाई 2 अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा 21 बाई 2 इंटू T0 का मोड का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन। क्लियर? ये आपके बेटा फॉर्मूले बनते हैं, जैसा कि हमने पहले भी इन फॉर्मूले को डिस्कस कर चुके हैं बेटा। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आती है बेटा? बताओ प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। ओके बेटा, लेकिन ये सारा का सारा खेल था जब एक सिंगल लाइट हम यूज कर रहे थे, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे थे। थोड़ा और मैं आगे चलता हूं अपनी थ्योरी को। फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या बताया बेटा? एक सिंगल वेवलेंथ की, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट एनर्जी डेंसिटी या इसको कह दो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज जनरली गिवन बाय यू ओमेगा, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। प्लीज बेटा इस फॉर्मूले को माइंड कीजिएगा। यूई मैंने क्या डिफाइन किया बेटा? यूई इज द एनर्जी डेंसिटी। ये कितना होगा बेटा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। अब कहोगे सर ये E0 क्या है? बेटा ये E0 वही है, याद करो, मैंने एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी स्टार्टिंग में, कितनी? E0 साइन ओमेगा टी ई कैप। तो ये E0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पूछे आपसे एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसको हम परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आपका जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर होता है। क्लियर बेटा? बताओ ये चीज क्लियर हुई बेटा आपको? हाँ जी बताओ। तो यहां से दिस इंप्लाइज E0 स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं देखूं तो कितनी बढ़ जाएगी बेटा? था ना 2u ओमेगा बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ बेटा बनेगी नहीं बनेगी? सो
our modified formula for stimulated absorption is, बताओ बेटा, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को C2T के मोड का स्क्वायर से डिफाइन किया था ना बेटा। देखो अभी अभी निकाला है कि इन केस ऑफ द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन C2T का मोड का स्क्वायर। तो बेटा अगर इस E नॉट स्क्वायर की जगह मैं वो वैल्यू रख दूंगा तो बताना बेटा रिजल्ट कितना आएगा। शाबाश, मेरे ख्याल से बेटा एक 2 है तो वो 2 से 2 कट जाएगा। देखना बेटा ये आएगा क्या, U ओमेगा D21 है या 12 है, D21 का स्क्वायर T नॉट का स्क्वायर अपॉन 2h कट स्क्वायर साइन ओमेगा माइनस ओमेगा 12, या उल्टा लिख दिया सर एप्सिलॉन भी आएगा, एप्सिलॉन भी आएगा। यस एप्सिलॉन भी आएगा, बिल्कुल आएगा, एप्सिलॉन भी आएगा, नीचे है ना बेटा। यस नीचे एप्सिलॉन भी आएगा और साइन ओमेगा 12 माइनस ओमेगा, राइट बेटा, ओमेगा 2 है। सर ये नीचे टू कैसे आएगा? कहाँ बेटा, ई नोट स्क्वायर की वैल्यू रखो, ई नोट स्क्वायर की जब वैल्यू रखेंगे तो नीचे 4 है। सॉरी ठीक है कट जाएगा ना बेटा, एक स्टेप तो देखो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बेटा, है ना। अभी इतना छोटे छोटे बातें रहने दो, है ना। तो यहाँ बेटा क्या था, ओमेगा 21 था, राइट, हाँ तो 21 है, 21 कर दो, बिल्कुल कोई चीज याद करने की नहीं है बेटा, सब चीजें आई हैं कहीं ना कहीं से। ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी नॉट अपॉन ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी नॉट का मोड का स्क्वायर। बताओ बेटा ये फॉर्मूला बनेगा। इन द सिमिलर वे अगर मैं बात करूं स्टिमुलेटेड एमिशन, तो उसको मैं C1T के मोड का स्क्वायर से डिफाइन कर रहा हूं बेटा, तो वो भी मेरे ख्याल से इसी तरीके से आ जाएगा बेटा। ई नोट स्क्वायर की जब वैल्यू रखोगे तो U ओमेगा बेटा D12 है क्या, बताओ प्लीज, स्क्वायर टी नोट स्क्वायर अपॉन 2h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट साइन मेरे ख्याल से ओमेगा माइनस ओमेगा 21 है ना बेटा। देखो सही है क्या, टी नोट अपॉन ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी नॉट का स्क्वायर। बताओ बेटा क्या फॉर्मूला यही बना। हाँ जी प्लीज बेटा बताओ सभी, क्या यही ओमेगा 12 आएगा। कहाँ 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 बेटा, कहाँ गलती कर दी, बताओ बताओ प्लीज। साइन ओमेगा माइनस ओमेगा 12 ओके स्टिमुलेटेड एमिशन। देखना बेटा स्टिमुलेटेड एमिशन में सर क्या 21 आएगा, आपने नीचे चेंज कर दिया, ओमेगा 21 माइनस ओमेगा कर दिया, नीचे चेंज कर दिया। अच्छा नीचे चेंज कर, अच्छा हाँ। ये बात कह रहे हो, ओके 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 कोई मैटर नहीं। लो ओमेगा माइनस ओमेगा 21, ठीक है अब, ठीक है बेटा क्लियर। अब तो ये सारा का सारा केस एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए था बेटा, जो अब तक हमने पढ़ा था। लेकिन अब हमारा विषय है कि जब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वेव इंसिडेंट करे, मोनोक्रोमेटिक वेव के लिए ही ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मोनोक्रोमेटिक के लिए ही ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला होता है, मोनोक्रोमेटिक के लिए ही ये स्टिमुलेटेड एमिशन का फॉर्मूला होता है। बट अगर हम कभी ग्रुप ऑफ वेव इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जरा अब देखते हैं बेटा। मैं आगे चलूं थोड़ा सा, तो ये हमने सारा डिस्कशन किसके लिए किया बेटा, देखो ये यहाँ पर प्लीज इसके एक सर्कल सा लगा दीजिएगा जहां यहाँ लिखा था, क्योंकि एक टॉपिक सा बना दीजिए, इन केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक ईएम रेडिएशन, बना दिया बेटा स्टार्टिंग में। हाँ जी अब हम चलते हैं बेटा इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ ईएम रेडिएशन। अब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वेव्स हैं, उनके केसेस में हमारे फॉर्मूले क्या बनेंगे, तो देखते हैं जरा। इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ ईएम रेडिएशन,
ग्रुप ऑफ ईएम रेडिएशन की बात आ जाती है तो मतलब वहां पर बहुत ज्यादा ईएम वेव आपके पास है। तो इस समय क्या होगा, जरा इस चीज के बारे में हम सोचते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वेव्स है बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा वेव्स हैं। ये वेव, ये वेव है, 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 अलग अलग ग्रुप ऑफ वेव्स वी हैव। किसी की ओमेगा 1 है, किसी की ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी है, किसी की ओमेगा 3 है, ओमेगा 4 है, ओमेगा 5 है, ओमेगा n है। ग्रुप ऑफ वेव्स कंटिन्यूम है, ये भी नहीं है डिस्क्रिएट है, दीज आर कंटिन्यूम, ठीक है ना, बहुत कम गैप के साथ एनर्जी होती है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, कि सपोज करो लेट एनर्जी डेंसिटी, या लेट मत लिखो, आप जस्ट राइट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ group of waves having frequency omega 2 omega plus d omega। बेटा ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा मतलब कोई ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगी और उससे थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा प्लस डी ओमेगा। तो ये जो इंटरवल है ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा, इस वेव की एनर्जी डेंसिटी क्या हो, तो उसको हम डिफाइन करते हैं बेटा यू ओमेगा डी ओमेगा। मेरी बात दोबारा सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मैं बता रहा हूं आपको कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा। मेरी बात समझे बेटा, कोई फ्रीक्वेंसी रेंज है पूरी की पूरी, उस पूरी फ्रीक्वेंसी, एक बार लाइट ऑन करना, लाइट ऑन कर फर्स्ट। ओके, सो यू ओमेगा डी ओमेगा, तो ये क्या है, आपकी एक फ्रीक्वेंसी की पूरी एक रेंज है, उस पूरी रेंज में से आपकी जो ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा की एक पतली सी एक रेंज बनी, उसकी एनर्जी डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया बेटा, यू ओमेगा डी। क्लियर नाउ, जिस तरीके से वैसे है बेटा, जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को याद करो, मैंने साई स्टार इनटू साई से दिखाया था कभी, और फिर मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट आपका वॉल्यूम मान लो। तो बेटा अगर मैं पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना चाहता हूं तो क्या करूं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को उससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसा ही है कुछ। तो ये आपका कितना है बेटा, दिस इज जस्ट अगेन इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट वी हैव यूज्ड इन दिस मैथ, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। पिछली बार एक सिंगल वेव थी, तो सिंगल वेव की आपने जो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला लिखा था वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिख दिया था, बट नाउ देयर इज अ ग्रुप ऑफ वेव्स। तो ग्रुप ऑफ वेव्स में एक छोटी सी मैंने एक छोटा सा एक रीजन लिया है, उस छोटे से रीजन में आप यही मान लो कि सिर्फ एक ही वेव है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होगी। बताओ बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी बताओ, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा? हाँ जी हाँ जी सर। यस सर। तो बेटे यहां से अगर मैं ई नॉट स्क्वायर निकालना चाहूं तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, देखना 2 यू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बना बेटा फॉर्मूला। बताओ, सो ग्रुप ऑफ वेव्स के लिए अगर हम बात करें कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो क्या फॉर्मूला होगा बेटा, इस चीज को हम देखते हैं। तो प्लीज बेटा राइट कीजिएगा, यहां तक नोट कीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। नोट कर लो बेटा यहां तक अच्छे से, हो गया? यस सर। सो probability of a stimulated एमिशन या एब्जॉर्प्शन का पहले जिक्र करते हैं,
तो एब्जॉर्प्शन for waves having frequency omega to omega plus d omega, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होगी? तो वो होगी बेटा, क्या डिफाइन किया हमने अभी, बताओ, C2t का मोड का स्क्वायर। बेटा E नोट स्क्वायर की वैल्यू पुट करना, बेटा कितना आएगा फॉर्मूला बताओगे मेरे को? U ओमेगा D ओमेगा D12 या 21 बताओ बेटा, प्लीज जल्दी से बताओ, 12 या 21? 2 1 21 मोड स्क्वायर 2 1 सर। यस, T नोट स्क्वायर अपॉन बेटा बताओ जल्दी से 2 H कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 टी नॉट अपॉन ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी नॉट का स्क्वायर। बताओ बेटा ये फॉर्मूला बनेगा? हाँ जी बेटा प्लीज बताओ। हाँ जी सर। सिमिलरली अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी of stimulated emission for waves having frequency omega to omega plus d omega, so what will be the formula? C1t का मोड का स्क्वायर, I just put the value of E naught square here, U ओमेगा D ओमेगा D12 का स्क्वायर T नॉट स्क्वायर अपॉन 2H कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एंड साइन ओमेगा माइनस ओमेगा 21 by 2 into T नॉट अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा 21 by 2 into T नॉट का मोड का स्क्वायर। आई थिंक बेटा ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, बताइए प्लीज। हाँ जी बेटा सहमत हो आप इस बात से? हाँ जी सर। अब ये तो आया बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इन द हैविंग द फ्रीक्वेंसी ओमेगा टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा। लेकिन अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूं बेटा, इसका बताना जल्दी से बताओ सुभाष, क्या कर दूं मैं इसका? इंटीग्रेशन कर दो आप, सिंपल। सो टोटल, अगर मैं बात करूं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, तो बेटा टोटल के लिए तो हम जस्ट क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं ना बेटा। बेटा टोटल के लिए क्या करोगे आप, उस चीज को क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो उस टोटल प्रोबेबिलिटी को बेटा मैंने रिप्रेजेंट किया, ये आपका एक्चुअली एक लैम्डा होता है, बड़े टाइप का लैम्डा। दिस इज से मैं आपकी बात किसका पढ़ रहा हूँ बेटा, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के अंदर बेटा आपका पहली स्टेट कौन सी होगी बेटा, फर्स्ट बताना, फर्स्ट एंड देन सेकंड। बेटा ठीक है ना, ये फॉर्मूला बताओ 1 2 मैंने क्यों लिख दिया, पता लग गया बेटा? ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, पहली स्टेट इनटू दूसरी स्टेट। वो क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ जो अब हमारा आया है C2t का मोड का स्क्वायर। तो बेटा बताना इंटीग्रेशन में क्या क्या आया था, U ओमेगा D ओमेगा D12 का मोड का स्क्वायर। बेटा 1 2 ही था ना, 2 1 था सर। 2 1 डी एम आई होता है ना। यस यस एम आई 2 1 का मोड का स्क्वायर T नॉट स्क्वायर 2 H कट स्क्वायर। अब तो बेटा ये आपको बार बार लिख रहे हैं, याद हो जाना चाहिए, साइन ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी नॉट और ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी नॉट का मोड का स्क्वायर।
तो थोड़ा सा बेटा काम करते हैं, कांस्टेंट है उनको बाहर निकालते हैं। सो द टोटल जो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन लिखी वो क्या आएगी बेटा? कांस्टेंट क्या क्या है? एक तो आपका टी नोट कांस्टेंट है ना, टाइम कितने समय के लिए आपने लगाया वो एक कांस्टेंट है। तो जो बाहर निकालते हैं D21 का मोड का स्क्वायर किसके कांस्टेंट है, रिस्पेक्ट में होगा? बताते हैं अभी पता लग जाएगा एक सेकंड में। 2h कट मेरे स्क्वायर, डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में चलेगा ना? यस अभी पता लग जाएगा, मैंने बताया अभी आपको। इंटीग्रेशन u ओमेगा साइन ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी नॉट अपॉन ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी नॉट का मोड का स्क्वायर। और क्या था बेटा साथ में बताओ? डी डी ओमेगा। भाई टोटल ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा तक था, तो टोटल तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा के रेस्पेक्ट में ही करोगे ना बेटा। पता लग गया किसके रेस्पेक्ट में होगा? हाँ जी बताओ। हाँ जी, हाँ जी ओके। सो हाँ जी सर। ओके सो अगर मैं इसका थोड़ा सा और काम करूं बेटा, इस फॉर्मूले को मैं यहीं छोड़ देता हूं, इस इंटीग्रेशन को बाद में संभालेंगे, क्या कुछ इसका करना है। इस इंटीग्रेशन को मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। इतने थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर बात करूं मैं किसकी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन की अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो उसको बेटा हम कैसे दिखा सकते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन को 2-1 है ना, 2 से 1 पे आया, 2-1 से दिखा। हाँ जी सर। इट इज जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ C1t का मोड का स्क्वायर, and if I put the values of this whole thing, u omega यू ओमेगा d omega d12 का मोड का स्क्वायर, राइट, t नॉट हाँ स्क्वायर जी सर। अपॉन 2h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और बेटा आपका ये आ गया बेटा कितना? साइन यस इट इज ओमेगा हो गया साइन ओमेगा माइनस ओमेगा 21 by 2 into t naught upon omega minus omega 21 by 2 into t naught का मोड का स्क्वायर, राइट बेटा। बताओ थोड़ा सा और इसको सोल्व कर लेते हैं, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं बेटा। छोटा सा मैं एक कंक्लूजन आपको और बताता हूँ, हालांकि यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात स्किप कर गया, उस चीज को और बताता हूँ बेटा। जब आपने ये D21 जो है, एक्चुअली इस D21 की पूरी कहानी हम पढ़ेंगे, इसको बेटा हमने इंटीग्रेशन से बाहर क्यों निकाल लिया। जिस कोई पूछे आपसे कि सर आपने ये इंटीग्रेशन के बाहर क्यों निकाल लिया, तो एक्चुअल में इसमें कोई भी ओमेगा जैसा पैरामीटर आता नहीं। तो अगर ओमेगा नहीं आएगा तो वो इसके रेस्पेक्ट में किसकी तरह काम करेगा बेटा? कांस्टेंट की तरह काम करेगा। दूसरा बेटा एक बात और भी है, हम यहाँ पर ओमेगा 21 का मोड का स्क्वायर जो ले रहे हैं बेटा, तो फाइनली बेटा हम इसकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? इसकी एवरेज वैल्यू। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो मैं इसको एवरेज निकाल के बाद निकालूंगा, ये कह दो आप, ठीक है। या आप सिंपल ये समझो कि इसमें ओमेगा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए बेटा मैंने इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो हमने सिंपली इसमें क्या नहीं था बेटा, आप एवरेज वगैरह छोड़ो, मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा क्यों हमने बाहर दिया किसी चीज को, क्योंकि जिस दिन में ओमेगा नहीं था उन चीजों को कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो बताओ बेटा आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? नोट कर लिया बेटा यहाँ तक आपने? बताइए। हाँ जी, यस सर। सो दिस λ21 जो आया बेटा, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल डालो। तो जो कांस्टेंट है उनको मैंने बिल्कुल बाहर निकाल दिया बेटा। क्या आएगा बताओ? D12 का मोड का स्क्वायर, राइट बेटा, T नॉट स्क्वायर अपॉन 2h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन नॉट निकाल दिया था? हाँ बिल्कुल निकाल दिया था बेटा। हाँ जी सर। इंटीग्रेशन u ओमेगा साइन ओमेगा माइनस ओमेगा 21 by 2 into t नॉट अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा 21 by 2 into t नॉट, और इसका मोड का स्क्वायर d ओमेगा। दिस इज आवर फॉर्मूला। नाउ अब कहानी आ गई है थोड़ा सा इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने की। इस इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से सोल्व करें, ये थोड़ा सा सिस्टम आपका मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और इसको डेप्थ में लेके जाता हूं बेटा, आप प्लीज इसको फील कीजिएगा।
सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको D12 का मोड का स्क्वायर या मैं आपका D21 जो कह रहा हूं इसके मोड के स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल के लेकर आता हूं। तो बेसिकली बेटा D12 है क्या, तो बताओगे बेटा D12 क्या है। D12 मैंने डिफाइन किया था बेटा, याद हो आपको, E कैप इंटू P12 हाँ जी सर। या E कैप इंटू P12 का मतलब 1 इंटू R कैप R वेक्टर इंटू। बेटा प्लीज आप म्यूट कर लें, आपकी आवाज जो है वो आ रही है, आप म्यूट कर लें प्लीज, रिक्वेस्ट आप। और एक बेटा एक और भी चीज थी साथ में, याद करो आप, ई चार्ज या क्यू ले रहे थे बेटा, ई ले रहे थे क्यू चार्ज को, बताना पिछले क्वेश्चंस में आपने चार्ज ई लिया था, तो यही आएगा ना बेटा, बताओ ई डॉट P12 और P12 की वैल्यू थी ई 1 R कैप इंटू 2। क्लियर बेटा, और बेसिकली आपको ये चीज आप निकालना। अब सुनो बेटा, डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना आता है आपको, कैसे निकलता है बेटा, ई का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग इंटू बेटा कोस थीटा। बेटा ये आता है नहीं आता, ये बताओ। हाँ जी, किसी चीज का ए डॉट बी कैसे निकालते हैं बेटा, ए डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो वैसे ही बेटा मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला, ई का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग इंटू कोस थीटा। ई वेक्टर बेटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। आपने कभी यूनिट वेक्टर पढ़ा हो, यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शनल वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो ये सिंपली क्या हो गया बेटा, ये चीज कितनी होगी सिंपली P12, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं P12 का मोड इनटू बेटा कोस थीटा। नाउ अगर मैं बात करूं D12 के मोड का स्क्वायर, तो क्या बन गया बेटा, P12 का मोड का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा, पहले एक बार ये बताओ। हाँ जी, ये क्या कर रहा हूं मैं, कुछ समझ में आ रहा है, बताओ बेटा। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब बेटा एक्चुअली मैं इस D12 की एवरेज वैल्यू ले लेता हूं, आई टेक द एवरेज ऑफ D12 का मोड का स्क्वायर। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, एवरेज ऑफ दिस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ P12 into average of cos square theta, average of a cos square theta, the average of P12 into the average of cos square theta. Now मैं निकाल के बता देता हूं बेटा, हालांकि हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। cos square theta की एवरेज कैसे निकालें बेटा, आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से पढ़ा है आई थिंक, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बेटा मेरे को आप ये बताओगे एक बार, वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखते थे, बताओ बेटा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखा जाता था, R square आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, डी थीटा ऐसे होता था बेटा, बताओ ऐसे होता था नहीं होता था बेटा। हाँ जी सर। जहां पर बेटा थीटा की लिमिट कितनी होती थी, थीटा की लिमिट 0 to पाई और फाई की बेटा 0 to 2 पाई। ओके बेटा, 0 आर से की 0 to इन्फिनिटी। हाँ, आर की 0 से इन्फिनिटी, लेकिन आर की फिलहाल यूज नहीं होगी बेटा बिकॉज मैं कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज निकाल रहा हूँ, इसलिए आर की वैल्यू मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगा। तो एवरेज का फॉर्मूला सुन लो ध्यान से, क्या होता है, 1/4 पाई इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन की लिमिट में लिखवाऊंगा, कोस स्क्वायर थीटा जो फंक्शन है वो है, इनटू बेटा इसमें जो पैरामीटर पोलर है, पोलर मतलब जो थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं, तो कौन कौन से हुए बेटा, वो साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ पहले। हाँ जी,
ये फॉर्मूला होगा बेटा एवरेज का। कोई भी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना हो आपको एफ एक्स का, और एफ एक्स का नहीं बेटा, एफ थीटा का। एफ एक्स का अलग होता है बेटा एफ थीटा का। जो फंक्शन आपका पोलर हो तो उसका फॉर्मूला सुन लीजिएगा, 1/4 पाई इंटीग्रेशन एफ थीटा साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, वेयर थीटा की लिमिट 0 से पाई और फाइव की लिमिट 0 से 2 पाई, 0 से पाई 0 से 2 पाई। बताओ बेटा ये फॉर्मूला याद रखोगे एवरेज निकालने का? ये एवरेज उसका निकाल रहा हूं जब बेटा थीटा का फंक्शन हो। जो बच्चे क्वांटम में नेट के अंदर पढ़ाऊंगा तो बेटा इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, तो आप प्लीज इस फॉर्मूले को कहीं राउंड कर लीजिएगा। ये एवरेज है बेटा जब पोलर फंक्शन का हम एवरेज ले रहे हो, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। अब चलो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके बेटा कोस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू निकालता हूं। चलो बेटा यहां तक नोट कर लिया तो मैं अगले पेज पे निकाल दूं ये वैल्यू। हाँ जी सर। बेटा एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। प्लीज आप भी सारे की सारी बातें पेपर में लिख के आना। कोस स्क्वायर थीटा की एवरेज क्या बताया? 1/4 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 0 से 2 पाई कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। बेटा डी फाइव का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा बताना? हेलो, डी फाइव का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा बेटा? थोड़ा खोल के बता देता हूं। चलो आप कहोगे डायरेक्ट लिखवा दिया सर ने। 0 से पाई कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई डी फाइव। इसका कितना होता है बेटा? 2 पाई। अब इसका और करके दिखा दो बेटा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बेटा? कोई बता सकता है कोई बच्चा? कैसे करें सर इसका इंटीग्रेशन? बताना बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? 0 से पाई कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा का बताना बेटा। हाँ जी रिडक्शन फॉर्मूला लगा दें। हाँ, हम जस्ट कोस थीटा को एक बार टी पुट कर दो ना बेटा। कोस थीटा को अगर टी पुट कर दोगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा डी टी आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा बेटा? तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? कोस थीटा मतलब टी स्क्वायर इंटू डी टी, और बाहर आ गया साइन माइनस का। लिमिट देखना बेटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है तो कोस 0 कितना होता है? 1, और कोस पाई कितना होता है बेटा? -1। अरे बेटा ये लिमिट चेंज करनी आती है नहीं आती? इंटीग्रेशन आता है इस तरीके का? हाँ जी सर आता है। ओके, तो बेटा हमने इसको जस्ट माइनस साइन को अंदर अंदर ले जाऊं तो लिमिट आपकी उल्टी हो जाती है, पता होगा आपको ये भी। अगर माइनस साइन को कंपनसेट कर सकते हो लिमिट्स को उल्टा करके, 1 से -1 है तो -1 से 1 कर दो। अब बताना बेटा टी स्क्वायर का कितना होगा? t³/3 -1 से 1, तो मेरे ख्याल से बेटा आंसर आया 2/3। चेक करना बेटा एक बार, प्लीज चेक इट बेटा। हाँ जी सर। ओके, तो फॉर्मूले में पुट करो बेटा 1/4 पाई 2/3 इंटू 2 पाई। मेरे ख्याल से 1/3 इज द एवरेज वैल्यू। प्लीज चेक इट बेटा, 1/3 इज द एवरेज वैल्यू। क्लियर बेटा? क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। ओके, सो 1/3 एवरेज वैल्यू बेटा। हालांकि इस रिजल्ट को मैं डायरेक्ट कह सकता था कि कोस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/3 मान लो, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हमने निकाल के देख लिया तो हमें अच्छा लगा कि हाँ ये वैल्यू ऐसे आती है। चलो बेटा इस 1/3 की वैल्यू को यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको यहां डालूं तो P12 का मोड का स्क्वायर इनटू बेटा 1/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ D12 का एवरेज का स्क्वायर। मैं इस फॉर्मूले को बेटा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में यूज करूंगा। सिमिलरली अगर मैं यहीं पर लिखना चाहूं, सिमिलरली बेटा D21 का मोड का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना बेटा? बताओ। सिमिलरली P21 का मोड का स्क्वायर इनटू 1/3, बताओ बेटा ये रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ जी हेलो। हाँ जी सर।
रहेगी ना सर। बेटा। एवरेज वैल्यू का हम इस हाँ तरीके जी। से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो बेटा इस फॉर्मूले को एक बार हम अपनी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज के अंदर रखते हैं तो क्या आता है जरा देखते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ रखूं इनको तो मेरा फॉर्मूला जो बन के आएगा बेटा टाउ 1 2, बताना बेटा एवरेज वैल्यू रखी तो कितना आया P, बताओ बेटा प्लीज साथ लिखवा दो थोड़ा। P देखना बेटा 1 2 के अंदर D21 होता है तो P21 का मोड का स्क्वायर है बेटा, यही आएगा ना देखना, T हाँ नॉट जी सर। स्क्वायर अपॉन में नीचे 6 आ जाएगा क्या, हाँ जी सर। h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1/3 है नीचे 2 ऑलरेडी है तो 6 आ जाएगा मेरे ख्याल से। और इंटीग्रेशन u ओमेगा साइन ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी नॉट अपॉन ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी नॉट का मोड का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। प्लीज चेक करो बेटा यही फॉर्मूला बना क्या। हाँ जी प्लीज चेक करो बेटा कोई प्लस माइनस गलती ना हुई हो कुछ भी। हाँ जी सर सही है। ओके, सिमिलरली बेटा सिमिलरली आपका 21 का क्या बना बेटा बताना, P12 का मोड का स्क्वायर, हालांकि मोड ऑफ P21 और P12 मोड की वैल्यू बराबर होती है, बाद में बता दूंगा आपको। T नॉट स्क्वायर 6h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल u ओमेगा साइन ओमेगा माइनस ओमेगा 21/2 इंटू टी नॉट अपॉन ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा, सॉरी, ओमेगा माइनस ओमेगा 21/2 इंटू टी नॉट का मोड का स्क्वायर इंटू टी ओमेगा। देखना बेटा ये फॉर्मूले आए या नहीं आए, बताओ बेटा प्लीज। हाँ जी हाँ जी सर। Yes. अब देखो बेटा, अब एक छोटी सी हम अज्यूमशन लेके चलेंगे। वी आर अज्यूम दैट u ओमेगा इज स्लोली वेरी, u ओमेगा क्या है बेटा, एनर्जी डेंसिटी। u ओमेगा क्या है, एनर्जी डेंसिटी, ओमेगा का फंक्शन है आपकी एनर्जी, इज स्लोली वेरिंग with omega. So we assume that u omega is almost constant. बेटा मेरी बात समझ में आई, मैंने ये माना कि जो एनर्जी डेंसिटी है बेटा वो ओमेगा के साथ स्लोली वेरी कर रही है, मतलब धीरे धीरे वेरी कर रही है, ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट है। तो बेटा उसको मैं क्या ले सकता हूं, बताना बेटा प्लीज। हाँ जी, उसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई मेरी, बताओ बेटा। हाँ जी सर। ओके, हाँ जी तो सर। अगर मैं इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं तो बेटा कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो ना बेटा। हाँ जी, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते। निकाल सकते सर। हाँ, सो हमारी ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो आई थी वो कितनी आ गई बेटा, देखना चेक करना जरा एक बार। P21 का मोड का स्क्वायर T नॉट स्क्वायर u ओमेगा अपॉन 6 h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और बेटा इंटीग्रेशन अंदर रह गया साइन ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी नॉट अपॉन ओमेगा 21 माइनस ओमेगा बाई 2 इंटू टी नॉट का मोड का स्क्वायर इंटू बेटा डी ओमेगा। सिमिलरली अगर मैं 21 की बात करूं तो वो हो गया P12 का मोड का स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर u ओमेगा अपॉन 6h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन साइन ओमेगा माइनस ओमेगा 21/2 इंटू टी नॉट अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा 21/2 इंटू टी नॉट का मोड का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। बताओ बेटा क्या आपको ये चीज
अच्छी लगी? हो गया बेटा ये काम? बताना प्लीज। हाँ जी बताओ बेटा, ये चीज समझ में आई क्या नहीं आई? Yes, sir. अब बेटा, ये जो साइन के जो अंदर वाला पार्ट है, एक बार मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूंगा। ये इंटीग्रेशन मैं सोल्व करके लेकर आना चाहूंगा बेटा। और देखो मैंने कहा टोटल करने के लिए इंटीग्रेशन ऑल स्पेस कहा मैंने, तो टोटल ऑल स्पेस का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपका इंटीग्रेशन की लिमिट है। क्योंकि जब इंटीग्रेशन कहा था आपने टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकाली थी, तो टोटल का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं। अब बेटा ये साइन वाला अगर इंटीग्रेशन एक बार आ जाए तो मैं काफी चीजें मेरी हल हो जाए। और दोनों इंटीग्रेशन बेटा एक बार देखा जाए तो सेम है। आप ये बता दो दोनों इंटीग्रेशन सेम है अलग अलग है? बस ये जवाब दे दो बेटा, क्या दोनों इंटीग्रेशन सेम है या अलग अलग है? सेम है सर। सेम है। कैसे बेटा? अरे यार नीचे वाले में से एक मिनट के लिए अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, हालांकि है तो मोड ही बेटा, तो बाहर तो आके पॉजिटिव बनना है। अरे समझे नहीं समझे बेटा? तो एक इंटीग्रेशन की वैल्यू सोल्व करवा देता हूं, दूसरे इंटीग्रेशन की अपने आप आ जाएगी। तो देखते हैं बेटा, सोल्व करते हैं। मैं अगले पेज पर चलता हूँ और सोल्व करके दिखाता हूँ बेटा। इसको मेरे को सोल्व करना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्या सोल्व करूं बेटा बताओ जल्दी से? कुछ भी सोल्व करके दिखाऊंगा मैं अभी आपको। साइन ओमेगा माइनस ओमेगा 2 1, मैंने कहा दोनों की वैल्यू बराबर है, तो कुछ भी सोल्व करवा लो मेरे से। ओमेगा माइनस ओमेगा 1/2 इंटू टी नॉट का मोड का स्क्वायर इंटू डी। इसको सोल्व करो सर, करते हैं बेटा। देखो लेट ओमेगा माइनस ओमेगा 1/2 इंटू टी नॉट इज इक्वल टू एक्स। इसको एक्स मान लेता हूं। तो अगर मैं बात करूं डी ओमेगा की, सो ओमेगा आपका क्या आ गया बेटा? 2x/t0 प्लस ओमेगा 1। तो अगर मैं डी ओमेगा की बात करूं तो डी ओमेगा क्या लिख सकते हो बेटा आप? 2dx/t0, क्योंकि ओमेगा 1 तो आपका कांस्टेंट है बेटा, ये तो आपका क्या है? कांस्टेंट है। दिस थिंग इज कांस्टेंट। कहोगे सर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ओमेगा 2 आप जानते हो E2 माइनस E1 अपॉन H कट। E2 फाइनल सेकंड लेवल की एनर्जी, E1 फर्स्ट लेवल की एनर्जी, तो एनर्जी तो बराबर है, कांस्टेंट है। E2 माइनस E1 भी कांस्टेंट आएगा, तो ये चीज कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। तो यहाँ पर डी ओमेगा की जगह आप रख सकते हो 2/t0 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया बेटा? देखना जरा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन, अंदर वाले पूरे फैक्टर को मैंने एक्स पुट कर दिया, तो साइन एक्स अपॉन नीचे भी बेटा क्या बन गया? एक्स का स्क्वायर, मोड का स्क्वायर कह दो चाहिए, और ओमेगा की जगह मैंने dx पुट किया, तो बेटा बाहर कितना आ गया? 2/t0। अरे डी ओमेगा की वैल्यू पुट की ना बेटा मैंने, तो डी ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2/t0 इंटू dx। बताओ बेटा ये चीज क्लियर हुई आपको? हाँ बेटा? हाँ जी सर। ओके हो गई सर। नाउ बेटा ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, ये हम एक बार पहले भी यूज कर चुके। कोई मेरे को इसकी वैल्यू बता सकता है? पाई। पाई। वेरी गुड बेटा। किसने बताया? नाम क्या है बेटा आपका? अमिता। अमिता। तो अमिता ने बताया कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है? पाई होती है। तो ये कितना बढ़ गया बेटा? 2/t0 इंटू पाई। दिस इज द फेमस रिजल्ट, 2/t0 इंटू मेरे बेटा पाई। बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आई बेटा? हाँ जी। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को बेटा, हम अपने रिजल्ट के अंदर रख देते हैं। तो जरा रखना बेटा क्या आएगा? सो टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1 से 2 आपकी आ गई P2 1 का मोड का स्क्वायर T0 स्क्वायर 6h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और बेटा वो इंटीग्रेशन सोल्व होकर कितना है मेरे बेटा? बताना जल्दी से। हाँ जी, अरे बता दो यार। अभी इंटीग्रेशन 2/t0 पाई 2/t0 पाई, और साथ में 2/t0 u ओमेगा भी आएगा। और इसके साथ बेटा u ओमेगा भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बताना बेटा, एक T0 से एक T0 कट गया, 2 से ये कट गया, तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया
P21 का मोड का स्क्वायर और बेटा U ओमेगा, टी नोट को बाद में ले लूंगा, U ओमेगा पाई अपॉन में 3 h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू बेटा टी नॉट। एंड आपका टाइप 21 का फॉर्मूला आ गया बेटा P12 का मोड का स्क्वायर U ओमेगा पाई अपॉन 3 h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू बेटा टी नॉट। बताइए बेटा क्या आपके दो फॉर्मूले आए बेटा, बताओ प्लीज। हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। अरे यहाँ से ये फार्मूला आया नहीं आया बेटा? यस सर। ओके, दिस थिंग इज कॉल्ड, इसको बेटा ये जो चीज है ना बेटा, ये वाली चीज, इसको बेटा हम कहते हैं, एक कांस्टेंट का नाम देते हैं बीटा। इसको मैं डिफाइन करता हूं बेटा बीटा से, इस कांस्टेंट को इस किसका नाम देता हूं बीटा, दिस इज द बीटा। ठीक है बेटा, इसको हम नाम दे देते हैं किससे, कई बार बीटा से भी नाम दे देते हैं। बताओ बेटा क्या आपको यहाँ तक क्लियर है चीजें? अब मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक काम और करवाता हूँ, फिर आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। बताओ बेटा प्लीज। यस सर। ओके, अब बेटा अभी तक हमने एक टर्म और डिफाइन करते हैं, ट्रांजिशन। अभी तक हमने डिफाइन किया टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वगैरह। अगर आपको डिफाइन करूं मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन, बस 2 मिनट का टॉपिक और है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम मतलब W12, एक नई टर्म डिफाइन करता हूं बेटा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम। तो क्या है बेटा ये, टोटल ट्रांजिशन डिवाइड बाय टी नॉट। तो बताना बेटा ये वैल्यू क्या आएगी, बताना प्लीज। P21 का मोड का स्क्वायर U ओमेगा पाई अपॉन 3 h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है बेटा, ये है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड। बताना बेटा एमिशन या एब्जॉर्प्शन, बताना बेटा 1-2 किसके लिए था, एब्जॉर्प्शन या एमिशन? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के केस में आपकी ये फॉर्मूला था। सिमिलरली बेटा दूसरा फॉर्मूला डिफाइन करता हूं, 21 बाई टी नॉट। तो कितना बनेगा, P12 का मोड का स्क्वायर U ओमेगा पाई अपॉन 3 h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला किसका बना बेटा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। बताओ बेटा क्या आपको ये फॉर्मूला दोनों क्लियर हो गए बेटा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम इन केस ऑफ द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम इन केस ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन। बताओ बेटा। हाँ जी, हाँ जी, अब सुनो। यस सर। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना, दोनों अब आइंस्टीन कोफिशिएंट्स आपके ड्राइव हो। तो मैं दो केस बनाता हूं, केस 1, केस 1 स्टिमुलेटेड एमिशन। पहले स्टिमुलेटेड एमिशन का केस बनाता हूं बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं बात कर रहा हूं। स्टिमुलेटेड एमिशन का क्या कहा था बेटा मैंने, सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में पार्टिकल्स डीएक्साइट होंगे। तो लेट करो कि सेकंड स्टेट में N2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्या है, लेट N2 number of particles present in
एक्साइटेड स्टेट। सुनना बेटा ध्यान से, अभी अभी आपने एक टर्म डिफाइन की है W21। ये क्या थी बेटा? ये थी आपकी, क्या आया था बेटा? W21 को मैं क्या दिखा रहा था? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर यूनिट टाइम, per unit time in case of stimulated emission। स्टिमुलेटेड एमिशन के केस में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का आपने ये फॉर्मूला डिफाइन किया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बता दो कि नंबर ऑफ पार्टिकल डी एक्साइट from excited state, या फिर मैं कहूं नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन पर यूनिट टाइम, तो वो कितना होगा? तो बेटा वो नंबर जो है, वो नंबर जो होगा, नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, वो N2 कितने पार्टिकल हैं उनको उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके आ जाएंगे जो ट्रांजिट, बट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो जितने पार्टिकल वहां पर है। भाई पार्टिकल की नीचे आने की संभावना क्या है? वो तो W21 से निकाल दे। और पार्टिकल कितने? N2, तो कितने पार्टिकल आएंगे? उन पार्टिकल्स को उसकी संभावना से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा जो डी एक्साइट होंगे वो आ जाए। सो आपका बेटा सारा खेल हो चुका है। N2 बताना बेटा, W21 की वैल्यू बताना बेटा प्लीज। हाँ जी, P12 का मोड का स्क्वायर बता दो बेटा, पाई यू ओमेगा अपॉन में कितना है बेटा? नीचे बताओ, 3h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। या इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, P12 का मोड का स्क्वायर पाई N2 यू ओमेगा अपॉन में 3h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। अब बेटा आप मेरे को ये बताओ, आपने लेजर पढ़ ली? बताओ बेटा, लेजर आपका सब्जेक्ट है ना? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो बेटा उस लेजर सब्जेक्ट में आपने एक बात पढ़ी होगी कि जो डी एक्साइटमेंट होता है, लेट, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि लेट डी नंबर ऑफ पार्टिकल, dn नंबर ऑफ पार्टिकल डी एक्साइट हो गए, तो किस किस बात पर डिपेंड करते हैं बेटा? शायद आपने ये चीज पढ़ी है। ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल थे। बताओ बेटा, ये चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ा? हाँ, कि कितनी पॉपुलेशन थी वहां पर पार्टिकल्स की। वो इस बात पर डिपेंड करता है बेटा कि कितनी एनर्जी को मैं इंसिडेंट कर रहा हूं। बताओ बेटा, ये दो चीज पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? तो यहां से फिर हमने dn2 का फॉर्मूला लिखा होगा, प्रोपोर्शनल टू n2 u ओमेगा। और बेटा प्रोपोर्शनलिटी के निशान को आपने खत्म किया होगा एक कोफिशिएंट यूज करके, और इस कोफिशिएंट का नाम बेटा मैं B21 नाम दे देता हूं। और ये B21 हमारा क्या कहता है बेटा? बताओ जल्दी से। आइंस्टीन कोफिशिएंट। ये बताओ, ये बात आपने पहले कभी पढ़ी है या नहीं? मैं लिखवाता हूं अभी आपको। ये बताओ, ये बात आपने इस लेजर के अंदर पढ़ी है या नहीं पढ़ी? कि पार्टिकल जो डीएक्साइट होते हैं वो किस किस बात पर डिपेंड करते हैं? वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। इट प्रोपोर्शनल टू N2, कितने पार्टिकल ऊपर थे। अरे बेटा, ऊपर से नीचे जो पार्टिकल आएंगे वो किस किस बात पर डिपेंड करेंगे? कि कितने पार्टिकल ऊपर प्रेजेंट थे। दूसरी इस बात पर डिपेंड करेंगे कि कितनी हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से हमारा प्रोपोर्शनलिटी के निशान को बेटा खत्म करता हूं, और इसे कहते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, ये आपकी थ्योरी है। तो इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन,
इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। बेटा मैं एक बार ये रेड पेन वाला एक बार दोबारा लिखवा देता हूं, ये आपको बहुत क्लियर होगा। बेटा लिखवा दो एक बार, कहो तो। हाँ जी बताओ। हाँ जी सर। यस सर। इन केस ऑफ stimulated emission, number of particle de-excite depends on number one, number of particle present in excited state, and second, energy density incident on it. This implies dn2 मतलब कितने आपके एटम नीचे आ गए, पार्टिकल नीचे आ गए, इट प्रोपोर्शनल टू n2 कितने नंबर ऑफ एटम वहां थे, एंड प्रोपोर्शनल टू u कितनी एनर्जी थी. दिस प्रोपोर्शनलिटी कैन बी रिमूव्ड बाय ए कोएफिशिएंट B21. This B21 is called Einstein coefficient. In case of stimulated emission, stimulated emission के केस में आपका ये उदाहरण बना था बेटा. तो अगर मैं अपनी इक्वेशन पे चलूं तो मैंने इक्वेशन में अभी नंबर ऑफ पार्टिकल डी एक्साइट क्या निकाला है बेटा, ये इसके बराबर निकाला है. तो जरा इस इक्वेशन को और जो अभी अभी इक्वेशन निकाली है उसको कंपेयर करोगे तो B12 की वैल्यू कितनी आएगी, कौन बताएगा, बताओ बेटा. हाँ जी. N2 के अलावा जो बाकी टर्म बच गई यस, सारी N2 और U ओमेगा के अलावा जो बच गई. यस यस. तो B21 इज कितनी बेटा, P12 का मोड का स्क्वायर. यस. हाँ जी आगे, पाई अपॉन 3 h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. बताओ बेटा. तो दिस इज द आइंस्टीन कोएफिशिएंट. आपसे पूछ सकता है कि आइंस्टीन कोएफिशिएंट किस बात पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है सिर्फ P12 पे. और बेटा P12 की वैल्यू आपको पता होगा E1R2. ये डाइपोल मूवमेंट की एक मैट्रिक्स एलिमेंट हमारा होता है. बताओ बेटा ये केस समझ में आया नहीं आया. हाँ जी प्लीज बेटा बताओ. सिमिलरली अगर हम बात करें केस नंबर 2 की, बेटा नोट कर लो इसको प्लीज. केस नंबर 2 की नोट कर लो बेटा. ये बात आपके खाने का समय हो रहा है इन लोग. केस नंबर 2 देख लीजिएगा. केस 2 अगर मैं बात करूं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा कि फर्स्ट स्टेट में लेट N1 पार्टिकल है और ये सेकंड स्टेट पर जा रहे हैं. तो बेटा N1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट. अभी अभी मैंने W12 निकाला है, ये क्या था बेटा बताना जल्दी से. ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम. probability per unit time in case of stimulated absorption. yes stimulated absorption. तो अगर मैं बात करूं ओमेगा 12 डैश की, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, तो बताना बेटा कितने आ जाएगा, बताना प्लीज. N1 into W12 राइट बेटा. हाँ जी
अरे ये वैसे ही तो काम किया था बेटा जैसे स्टिमुलेटेड एमिशन में आपने काम किया है। हाँ बताओ जी सर, अगर हाँ जी ओमेगा सर, W12 की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आएगा बेटा, P21 का मोड का स्क्वायर A21 का मोड स्क्वायर पाई पाई यू N1 ओमेगा U ओमेगा अपॉन अपॉन 3h कट स्क्वायर 3h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ओके, वी आल्सो नो दैट, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वी आल्सो नो दैट कि जो नंबर ऑफ एक्साइटेड पार्टिकल जो होते हैं वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। डिपेंड ऑन नंबर 1 N1 नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल यहां पर है, दूसरा कितनी हम एनर्जी दे रहे हैं। तो dN1 इज प्रोपोर्शनल टू N1 U ओमेगा, और प्रोपोर्शनलिटी के निशान को मैं खत्म करता हूं, आई यूज ए कांस्टेंट B12 N1 into U omega. This B12 is called Einstein coefficient in case of stimulated absorption। और बेटा एक बात बताना, ऊपर वाली और इस नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं रिलेट करता हूं तो बताना B12 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नोट करो शाबाश यहां तक। A21 मोड का स्क्वायर यस, पाई अपॉन 3h पाई बाई कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, नोट कर लिया सभी ने यहां तक? हाँ जी, सभी बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया क्या? यस सर। ओके, सो B12 हमारा बेसिकली आया बेटा जो आइंस्टीन कोएफिशिएंट था, कितना, P21 का मोड का स्क्वायर, एंड दिस इज पाई अपॉन 3h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। So this is the Einstein coefficient in the case of the stimulated absorption. So the final conclusion अगर देखें तो B21 की वैल्यू बेटा क्या है हमारी, P12 का मोड का स्क्वायर पाई अपॉन 3h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और B12 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, P21 का मोड का स्क्वायर पाई अपॉन 3h कट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और बेटा P12 का मोड एंड P21 का मोड ये दोनों बराबर होते हैं, मोड विल बी सेम, दिस इंप्लाइज B21 is equal to B12. The Einstein coefficient in the both cases will be same. दोनों आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या रहती है आपकी, सेम आती है। This is the result, this is the conclusion that we have taken from this beautiful expression. तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए साबित होता है। क्वेश्चन आ सकता है बेटा आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स को एक्सप्लेन करो, तो आपने जो मैंने स्टार्ट किया वहां से लेकर यहां तक आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है? हाँ जी बताइए। नो सर। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को बता सकते हो बेटा। आप प्लीज चैट बॉक्स में एक बार 1 लिख दीजिए, जस्ट राइट 1 ऑन द चैट बॉक्स। और उन बच्चों के लिए मैं क्लैपिंग बजा रहा हूं जो 7 बजे से लेकर 1:15 तक पढ़ रहे हैं। कितने घंटे हो गए? कितने घंटे हो गए भाई? पंकज 7